लिस्ट पूरी तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न हमेशा जो आता रहा है और आएगा। एक एक पॉइंट को नोट करें, एक एक पॉइंट के अंतर्गत जो नॉलेज है वो गेन करें। क्लियर है? हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नेफेंथिस। नेफेंथिस क्या है? नेफेंथिस भी एक ऐसा पौधा है जिसको हम कहते हैं मांसाहारी पौधा। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है, इसकी तस्वीर मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। जो बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास समय कम है और हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम को क्लियर करें, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। देखिए हम बताना चाहते हैं आपको कि शिकारी पौधे को नेफेंथिस कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि शिकारी पौधे का नाम क्या है, तो इसको नेफेंथिस कहा जाता है। और इसी का इंग्लिश का जो नाम है वो है क्या? पिचर प्लांट है। क्या है? पिचर प्लांट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना? तो कभी कभी हिंदी में भी पिचर प्लांट लिखकर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है कि पिचर प्लांट क्या है, नेफेंथिस क्या है, तो दोनों एक ही चीजें हैं। और यह पौधा कैसा है? यह पौधा दोस्तों मांसाहारी पौधा है। मतलब अगर मनुष्य सर्वाहारी है, मनुष्य मांस खा सकता है, मनुष्य सब्जियां खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, ऐसे ही पौधों में भी एक ऐसी प्रजाति का नाम है जो मांस खाती है, जिसका नाम है नेफेंथिस। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है? ये पूछता है कि भाई ये कहाँ पर पाया जाता है, विश्व में कहाँ पर पाया जाता है, भारत में कहाँ पर पाया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो वो बता दिया, नेफेंथिस है या पिचर प्लांट है। ठीक है ना? जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। आपको मुंह खुला हुआ इसका दिख रहा होगा, यह बात आपको दिमाग में बसा लेनी है। क्लियर है? हम सेकंड पॉइंट पर चलेंगे, आगे देखते हैं, डिस्कस क्या करते हैं कि नेफेंथिस जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं पिचर प्लांट, इसका क्या है? इसका मतलब यह है कि सर कि पिचर प्लांट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है और यह जो है किसका कैसे शिकार करता है, इसमें कौन सी गंध निकलती, तो इस तरीके से पॉइंट बनते हैं। आप देखो कि ये जो नेफेंथिस है दोस्तों, इसमें आकार का अगर बात करें तो लंबे घड़े जैसा आकार होता है, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया। ऊपर पत्ती का ढक्कन सा लगा रहता है। यह एक विशेष गंध से कीड़ों को आकर्षित करके शिकार कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि बगल में कोई ना कोई भाई कीड़ा या मेढक है, इसको यहाँ पर पता चल जाता है। और मैंने आपसे ऊपर बताया कि ये ढक्कन टाइप का लगा रहता है, और यही जैसे ही आपको कीड़ा की बात करता है, जैसे ही कीड़ा फंसाता है, ढक्कन बंद हो जाता है। मेरी बात समझ रहे ना? इसीलिए इसको कहते हैं यहाँ पर मांसाहारी पौधा कहा जाता है। आगे हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारे स्क्रीन पर ये रहा है। थर्ड पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भाई ये पौधा भारत में और विश्व में कहाँ पर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो यह जो है पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के प्रांत में पाया जाता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये दोस्तों यहाँ से बनता है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सर कैसे यहाँ पर याद करने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जब क्वेश्चन में मेघालय ना हो तो आप क्या मारेंगे? ऑस्ट्रेलिया मारेंगे, इंडोनेशिया मारेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया कभी भी ऑप्शन में दोनों साथ नहीं होंगे। या तो एक ही ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और मेघालय होंगे, या तो एक ही ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया मेघालय होंगे। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, जबकि इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता, जबकि मेघालय की क्या है? भारत में मेघालय की है शिलोंग राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं नेफेंथिस की ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आगे आने वाले 10 पॉइंट जो है, यानी यह 10 पॉइंट जो है, यह बीजों से संबंधित है। अभी मैंने 3 पॉइंट पर हमने डिस्कस किया कि भाई ये नेफेंथिस क्या है, कैसा है, दिखने में कैसा है, गंध छोड़ता है और कहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये चौथा जो पॉइंट है हमारे लिए, ये बीजों से संबंधित है। यानी आगे आने वाले 10 पॉइंट्स हम बीजों से जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी वेस्ट पर। तो देखिए बेलक्रो, मैं बेलक्रो आपको बताता हूँ, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और बेलक्रो से क्वेश्चंस बनते हैं। बेलक्रो क्या है? जो गाँव में बच्चे रहते होंगे उन्होंने काफी देखा होगा। अभी यार देखो, मेरा भी ताल्लुका गांव से रहा है, ठीक है ना? हर बच्चा कहीं ना कहीं एक दूसरे से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है गांव से। अभी आपने देखा होगा कि एक बेलक्रो, बेलक्रो इंग्लिश में कहते हैं, बेलक्रो एक बीज होता है। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि वेलक्रो कहाँ पर, वेलक्रो की खोज किसने करी है? तो वेलक्रो की खोज करी है जॉर्ज मेस्ट्रल। मैं आपको बता देता हूँ ये बीज वेलक्रो होता क्या है। आप जब भी देखते होगे तालाब के किनारे एक कांटे वाला बीज होता है, जिसको हरा हरा
हरा हरा देखा जाता है, इसके चारों तरफ कांटे होते हैं। जब भी कोई भी जो है भैंस या गाय है, जब वो जाती है चारा खाने के लिए, तो जब लौटती है तो उसके यहाँ पर चिपके होते हैं। आपने ध्यान है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा। बिल्कुल सर, यही है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है ना। तो मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ कि आपको जो जिनको नहीं पता है, टेंशन नहीं लेने का, केवल याद रखना है वेलक्रो एक बीज होता है। खोज किसने करी है? जॉर्ज मेस्ट्रल ने करी है। कहाँ पर पाया जाता है? स्विट्जरलैंड। राजधानी कहाँ पर है सर? वर्न है इसकी राजधानी, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। आप सभी को बता देते हैं WHO का, WMO का विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व मौसम संगठन, यानी WMO की बात करें, या WHO जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, उनका भी यहाँ पर क्या है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बीजों के बारे में मैं आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस बता देता हूं कि बीज बड़े ही क्या होते हैं? घुमक्कड़ होते हैं। क्या ये कथन है? सही है? तो क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि सर ने ये पढ़ाया था, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है ना, यानी बीज बड़े घुमक्कड़ होते हैं। कैसे घुमक्कड़ होते हैं? अभी यार पैर तो है नहीं, तो पौधे के बीज बहुत ही दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अब देखो यार, अगर कोई भी खेत में अगर देखा जाए तो सरसों है, या किसी भी खेत में गेहूं है, ठीक है ना, तो यार देखो यार क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मक्का है तो इधर से पक्षी अगर उड़ रहा है और इस खेत में बैठ गया है और उसको खाया और एक अपने चोंच में भैया क्या है लेकर चला गया, और वो क्या हुआ, 1 किलोमीटर के यहाँ पर दौरान गिर गया। ठीक है ना, 1 किलोमीटर के दौरान गिर गया, तो नेक्स्ट बारिश में वो पौधा जमने की 90% क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो मैं कह सकता हूँ, तो आप कहोगे सर ये यहाँ तो किसी ने बोया नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बीज आ गया। अखरोट का पेड़ जमाता है ना, यहाँ पर सेव का पेड़ जमाता है, नीम का पेड़, अब वहाँ किसी ने फैलाया थोड़ी ना है। तो मतलब क्या है, किसी ना किसी तरीके से दूर दूर तक पहुँच जाते हैं, चाहे वो कपड़े में चिपक कर या पानी के जरिए, कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं। अब यार ध्यान दीजिएगा कि सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 42% जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या है? सर्वाधिक प्रोटीन होता है। क्या जल्दी से बताओगे? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। कितना? 42%। किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। यह बात आपको याद रखना है, रिलेटेड टू भोपाल। क्लियर? कैपिटल। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करेंगे। 7th नंबर देखिएगा, 7th, 8th, 9th, 10th, ये तीनों चारों चीजें आपकी बीजों से संबंधित होंगी। मिर्ची की बात करें तो मिर्ची को पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। यानी मिर्ची कहीं ना कहीं ये संभवतः क्या हो गया? क्लियर हो गया, पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो गया कि भारत से मिर्ची का विकास नहीं हुआ है। भारत से मिर्ची का विकास नहीं हुआ है। आई कहाँ से है? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कहाँ लाए थे? भारत में लाए थे। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से भारत को लाया गया। क्यों? क्योंकि भारत में होती थी क्या? मसाले की खेती, और यह जो देश के व्यापारी थे ये कहीं ना कहीं भारत में इन चीजों को ले आए और इन चीजों की खेती करी। इससे क्या हो गया? कहीं ना कहीं हमारे देश में चीजें आ गई। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि गोभी और मटर यूरोप से आया था, यह भी आपको याद रखना है। और लास्ट के 2 पॉइंट बीजों से संबंधित इंपॉर्टेंट है कि कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया था, जबकि चाय जो होती है भारत में वो होती है कहाँ पर? असम क्षेत्र में होती है। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर हो जाएगी। और असम की बात करें तो असम में एक आपका काजीरंगा है और एक आपका क्या है? जल्दी से बताएंगे। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से लाया गया है। मिर्ची की बात करें, टमाटर की बात करें, आलू की बात करें, सारे पॉइंट अभी मैंने ऊपर डिस्कस करे। 10 पॉइंट ये नेफेंथिस से लेकर बीजों से लेकर इससे ज्यादा नहीं आने वाला। NCERT वेस्ट पढ़ाता हूँ, NCERT पर ही हमें भरोसा है। CTET एग्जाम को क्रैक करने के लिए मूल मंत्र आप सभी के स्क्रीन पर दर्शा रहा हूँ। आगे पॉइंट पर बात करेंगे हम, कर्णम मल्लेश्वरी। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मेरा मतलब क्या है सर? मेरा मतलब यही है कि यार देखो, कम समय के अंतर्गत नॉलेज को, हाई नॉलेज को गेन करना है। क्लियर है? फालतू का नहीं मैटर पढ़ाना है, जितना मैटर आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अब कर्णम मल्लेश्वरी से हमेशा क्वेश्चंस बना है, आप सभी बच्चे अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा। अब कर्णम मल्लेश्वरी से सारे पॉइंट को हम देख लेते हैं मात्र 6 लाइनों में। अब देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ये बताओ कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है?
तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर का मतलब क्या होता है? जो वजन अजन, सिंपल सी बात है, वजन उठाने वाली है ना, वजन उठाने वाली एक महिला, एक बिटिया, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम। क्लियर? मेरी बात है। अब यहाँ पर बात करें, ये क्वेश्चन जो कर्णम मल्लेश्वरी से है, कर्णम मल्लेश्वरी किस प्रदेश की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश। अब ये मैं पूरी तरीके से नॉलेज क्यों बता रहा हूँ आपको? सर ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे क्या? अरे सर ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर ये लिख देता है कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा कथन सही है। अब 1 2 3 4, अब 4 कथन आपको देगा और नीचे ऑप्शन देगा कि क्या ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है या फिर सभी सही है। आपको याद रखना है कि सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, तभी एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। अभी ये नहीं हो गया है कि सीटेट एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए आपने देखा है, मार दिया चल जाएगा, ऐसा नहीं है। 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सत्य सत्य पर आते हैं कि ए बी सी सही है, बी सी सही है, सभी सही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर तंबाकू का उत्पादन होता है, टोबैको का उत्पादन होता है। और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश एक ऐसा पार्ट है जिसकी भारत में सबसे ज़्यादा राजधानियां हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे पार्ट हों। कहीं ना कहीं करनूल की भी बात आती है और कहीं ना कहीं अमरावती, विशाखापत्तनम की भी बात आती है। 5 राजधानियां आंध्र प्रदेश की हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के अगर फादर की बात करें तो पुलिस में हवलदार है। और लास्ट के 2 पॉइंट और देखिएगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी है, जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का प्रयास करने लगी थी। क्या है? वेट लिफ्टर है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। यह कर्णम मल्लेश्वरी का क्या है? अभ्यास पर ही डिपेंड हुआ होगा, तभी न तभी 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में आज सक्षम है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। जबकि अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की तो उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं वर्तमान में, जिनका नाम आगे आपको सुर्खियों में मिलेगा। फिलहाल ये सारे पॉइंट थे कर्णम मल्लेश्वरी से। अब हम जानेंगे 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं भारत की भाषाओं से और उनके स्टेट से संबंधित है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोंकणी जो भाषा है वो किस राज्य में बोली जाती है। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि कोंकणी भी भाषा है, क्या वो दक्षिण भारत में होगी? तो होगी, लेकिन किस राज्य में होगी? या मैं तमिलनाडु मारूंगा, या मैं गोवा मारूंगा, या मैं महाराष्ट्र मारूंगा। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाषा की अगर हम बात करें तो जहां भाषा बोली जाती है उसका राज्य का नाम क्या है? मलयालम। मलयालम की बात करें, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम केरल राज्य में बोली जाती है और लक्षद्वीप। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। तो आपको आंसर मारना पड़ेगा मलयालम। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कोंकणी भाषा किस राज्य की है, या गोवा में कौन सी राजभाषा बोली जाती है? तो वो गोवा की है कोंकणी। और गोवा की बात करें तो राजधानी पणजी है। और अगर बात करें दोस्तों, मांडवी नदी के किनारे गोवा बसा हुआ है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, जबकि गुजराती भाषा गुजरात और दादर नगर हवेली दमन द्वीप में बोली जाती है। जबकि कन्नड़ से यानी का से का मिलाइएगा तो कन्नड़ से कर्नाटक आपको याद रखना है। यानी ये आपको 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि यही 5 पॉइंट ही एग्जाम में थोड़े से टफ बनते हैं। मलयालम, कोंकणी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मलयालम, कोंकणी और कन्नड़, ये 3 पॉइंट तो आपको स्टार लगा ही लेने हैं। कौन से 3 पॉइंट? एक ये और एक ये और एक ये वाला, ठीक है ना। 125। चलिए हम जानते हैं खेजड़ी के बारे में। अब खेजड़ी इंपॉर्टेंट क्या है? खेजड़ी देखिए, खेजड़ी यह एक वृक्ष है, कभी कभी खजेडलिया भी आ जाता है, खजेडलिया, ठीक है ना। खजेडलिया एक वर्ड लिखकर आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही खेजड़ी को ही खजेडलिया कहा जाता है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह पार्ट थार मरुस्थल के संदर्भ में एक व्यापक रूप में प्रसिद्ध है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए खेजड़ी वृक्ष भारत में कहाँ पर? राजस्थान में, रेगिस्तान में। जैसे ऑप्शन हो, रेगिस्तान हो रेगिस्तान मारो, राजस्थान हो राजस्थान मारो, थार मरुस्थल हो थार मरुस्थल मारो। क्या खेजड़ी वृक्ष में पानी की ज्यादा जरूरत होती है? नहीं, खेजड़ी वृक्ष में पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। यह पानी का स्रोत है, इससे लोग पानी प्राप्त करते हैं, यह लोगों से पानी नहीं प्राप्त करता।
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इससे प्यास बुझाने के लिए लोग पानी प्राप्त करते हैं, जबकि यह पानी किसी से नहीं प्राप्त करता क्योंकि इसको पानी की जरूरत ही नहीं होती। सिंपल सी बात। इस पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है क्योंकि यह लकड़ी ही एक औषधि है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेडिसिनल रूप छुपा हुआ है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आ जाती हैं और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। और यह पेड़ बहुत बड़ा होता है और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इसको समी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। क्या? समी वृक्ष के नाम से जानते हैं, करुतल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या है? यह दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सांगरी क्या है, तो सांगरी भी इसका नाम है। सांगरी भी क्या है? इसी का नाम है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। यह राजस्थान की क्या है, मैं बार बार कहूंगा आपसे, राजस्थान की जीवन रेखा है। राजस्थान की अगर हम थोड़ा सा अगर हम आपको और बताएं, थोड़ा सा अगर हम आपको और बताएं तो राजस्थान में क्या है, इसको वृक्ष के रूप में राज वृक्ष घोषित किया गया है। 1983 में इसे राज्य वृक्ष, जब क्वेश्चन में अगर आ जाए राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो यह है खेजड़ी वृक्ष और 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चंस बने। रेगिस्तानी ओक पेड़ क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक पेड़ जिसको कहा जाता है रेगिस्तानी ओक पेड़। मैंने आपसे कहा है कि जो खेजड़ी वृक्ष है ये भारत के राजस्थान, थार मरुस्थल जैसे पार्ट में पाया जाता है। क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इसके दूसरे नाम थे, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान से बहुत सारे हमने वर्ड आपको बताए, ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई है 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। यही रेगिस्तान ओक पेड़ की विशेषता है। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे कि इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट तक गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी में ना पहुंच जाएं। एक ऐसा पेड़, क्या एक ऐसा पेड़, ये पेड़ है और ये जमीन है, इसके नीचे इतनी गहरी जड़ें होती हैं कि वो वाटर लेवल को, जहां से हम पानी निकालते हैं अपने हैंड पाइप से, वहां तक भैया पहुंच जाती हैं। सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि इतना भारी भरकम पेड़, उसकी जड़ें, नॉर्मल तौर पर अगर नीम का पेड़ होगा तो क्या वो जड़ें फाड़कर इतने नीचे जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। और एक ऐसा ओक का पेड़, रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाया जाता है, जो अपने वाटर लेवल को क्रॉस कर जाता है, मतलब तब तक जड़ें बढ़ती हैं, तब तक जब तक वो पानी को ना प्राप्त हो जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते थे। अब ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ है, तना क्या होता है? तना स्टेम होता है, ठीक है ना, पत्तियों से नीचे का भाग। और कभी कभी अगर रेगिस्तान में देखा जाए तो कमी किसकी होगी? कमी होगी रेगिस्तान इलाके में पानी की होगी। अगर वाटर की कमी को देखते हो, किसी को प्यास लगी है तो वो पाइप डाल लेते थे, इसमें पाइप छेद करके पाइप डाल लिया और पानी को पी लिया, नहा लिया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसको याद रखिएगा। हम लगभग 8 से 9 पॉइंट और देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या था? कीट भक्षी पादप, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफेंथिस बोला जाता है। नेफेंथिस बोला जाता है जिस मृदा पर उगते हैं उसमें किसकी कमी नहीं होती। याद रखिएगा, कीट भक्षी पौधे अगर मेढक को, कीड़े मकोड़े को खाएंगे तो वो किसकी कमी को पूरा करेंगे? नाइट्रोजन। हमेशा याद रखना है, नेफेंथिस से 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि नेफेंथिस का नाम पिचर प्लांट है। नेफेंथिस कहाँ पाया जाता है? नेफेंथिस मेघालय में पाया जाता है भारत के संदर्भ में। नेफेंथिस से नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है। जब भी नेफेंथिस होगा तो नाइट्रोजन आपको आंसर लगाना होगा। आगे बात करें, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? तो द्विबीजपत्री पौधा है सरसों है, और यह बात दिमाग में रखना है, सरसों का यूज हम तेल के रूप में करते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। यह बात दिमाग में बसा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है।
विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादप क्या है? मैंग्रोव दोस्तों एक प्रकार का वन है, ठीक है ना। मैंग्रोव वन होते हैं जो भारतीय इलाके की ही बात नहीं, पूरे विश्व में क्या होते हैं, जो तटीय इलाकों पर मौजूद होते हैं, उन वनों को मैंग्रोव कहा जाता है। यानी तटीय इलाकों को काटने से रोकने के लिए मैंग्रोव वन हमारे भारतीय संदर्भ में प्रयोग होते हैं। तो मैंग्रोव पादपों की तलाश है तो विद्यार्थियों को क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहन करना, ये दोस्तों क्या है, लवणोद्भिद दलदल में। क्योंकि अगर देखा जाए भारत का क्षेत्र, अगर यहाँ पर देखा जाए पैटर्न के हिसाब से, तो ये वाला जो इलाका है, ये कैसा है, यह वाला इलाका एक ऐसा इलाका है जो कहीं ना कहीं पानी से लगा हुआ इलाका है, तो इसी को दलदल इलाका कहा जाता है। आगे बात करेंगे। वह जानवर जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, एक तरफ के दोनों पैर, यानी अगर अमूमन तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक जानवर जो होते हैं उसके 4 पैर होते हैं। तो ये वाला अगर बढ़ेगा तो ये पीछे वाला फिर बढ़ेगा, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला बढ़ेगा, तिरछा बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो कहीं ना कहीं दोनों पैर आगे बढ़ाएगा पहले, ठीक है ना, या ये वाले पैर आगे बढ़ाएगा और उसके बाद दोनों पैर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ के दोनों पैर बढ़ाते हैं। मतलब एक तरफ के राइट की बात करें, लेफ्ट की बात करें, और ये वाले राइट की बात करें, ये जो दोनों पैर होते हैं ये एक साथ बढ़ेंगे और ये दोनों पैर होते हैं एक साथ बढ़ेंगे, है ना अजीब थोड़ा सा। तो ये कहीं ना कहीं जिराफ ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो कहीं ना कहीं दोनों पैर एक साइड के पहले बढ़ाएगा, राइट साइड के अलग, लेफ्ट साइड के अलग। हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में से जिस जानवर का मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है वह जानवर है बंदर। आप सभी ने देखा होगा, आपके यहाँ मदारी आता होगा। और लास्ट पॉइंट यही है हमारे एनसीईआरटी बेस्ड में कि सूची के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बनाया है क्योंकि यह बच्चा देती है। याद रखिएगा, ऐसे जानवर बच्चा देते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो बच्चा देता है वो जानवर जिसके कान दिखेंगे। ऐसा सभी जानवर आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, जिनके कान आपको दिखेंगे वो सभी बच्चा देंगे, वो स्तनधारी में आएंगे। जिनके कान नहीं दिखेंगे यानी कान छुपे होंगे तो वो अंडे देंगे। तो अंडे देने का कॉन्सेप्ट समझ गए। अंडे वो देते हैं जो कान नहीं दिखते हैं, जिनके कान नहीं दिखते हैं, जैसे कबूतर, पशु पक्षी, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे ना। और बच्चा कौन देगा? जिनके कान बाहर से दिखते हैं। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सारे पॉइंट